सर मैंने जैसा आपको वादा किया था, हर चैप्टर के मैंने मास्टर क्वेश्चंस करवाए। अब बारी है सर टोटल इनकम की। अब मैं आपको ना ये टोटल इनकम के क्वेश्चन कराने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अगर आप मेरी ये बातें ध्यान से सुनोगे तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ, 100% एश्योर कर सकता हूँ कि एग्जाम में आपसे टोटल इनकम बनेगा। पर आपको मेरी बातें सुननी होगी मतलब सिर्फ सुननी नहीं है, समझनी भी है सर। अब क्यों समझनी और सुननी है, ध्यान से सुनो सर। मैंने आप लोगों को टोटल इनकम के क्वेश्चन 3 जगह करा चुके हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना। पहला है टॉप 34 क्वेश्चंस थे, उसमें कराया। दूसरा, सर मैंने प्रैक्टिस बैच का जो डेमो था वहां पर कराया टोटल इनकम के क्वेश्चंस। और ये तीसरी जगह है जहां मैं आपको टोटल इनकम के क्वेश्चंस करा रहा हूं। आप विश्वास करोगे, मैं अपनी क्लासेस में तो 48 क्वेश्चंस कराता हूँ बैठा के क्लास में, एक एक क्वेश्चन टोटल इनकम के। और वही प्रैक्टिस बैच में भी है। तो सर आप समझो, मैं अगर इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूं तो मैंने स्टूडेंट से पूछा यार फिर भी दिक्कत क्यों है, टोटल इनकम में क्या दिक्कत आती है? बोले सर होता ही है टोटल इनकम में ना, हर बार एग्जाम में कुछ ना कुछ नया पूछता है। मैं बोला ठीक है, कुछ ना कुछ कंफ्यूजिंग रहता है। मैं बोला ये भी मैं मान लिया। तो मैं बोला पूरा क्वेश्चन नहीं बनता? बोले नहीं सर ऐसा नहीं है, पूरा नहीं बनता ऐसा नहीं है सर, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो नहीं बनते। मैं बोला फाइन। तो मैं बोला ये बता भाई तू बाकी पार्ट बना के आ पाता है कि नहीं? सर होता ये जो पार्ट नहीं बनते वहीं पर हम फंस जाते हैं और वहीं पर हमारा टाइम खत्म हो जाता है, क्योंकि जनरली टोटल इनकम सब स्टूडेंट लास्ट में ही उठाते हैं सर। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम करो, आप मेरी स्ट्रैटेजी अप्लाई करो टोटल इनकम में और उस तरीके से सॉल्व करो। आपको मैं ये श्योर कर सकता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स ने इसको अप्लाई किया और उसका 15 में से 10 तो आया टोटल इनकम में। क्योंकि कुछ पॉइंट्स का वो ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे, कोई बात नहीं, बट कहीं ना कहीं सर उनका 15 में 10 बना है। और आपको भी पता है सर, अगर आप टोटल इनकम के क्वेश्चन में 15 में से 10 निकाल लिए तो फिर तो आप जन्नत में हो सर। क्योंकि कई बार होता है ऐसे स्टूडेंट है कि वहां पर हड़बड़ी में करता है, लास्ट में कोई पॉइंट से रिलेटेड प्रोविजन याद नहीं आते, टैक्स गलत निकाल, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें। मैंने टॉपर्स के भी पेपर देखे हैं सर, आराम से देखे हैं। सर टॉपर्स के भी 80, 83, 87 तक ही आ रहे हैं टैक्स में। तो आप लोग इतना हाइप क्यों कर रहे हो कि 99 आना चाहिए टैक्स में? मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ सर कि गलतियां उनसे भी हो रही है टोटल इनकम। हड़बड़ाते ही क्यों? दे आर स्मार्ट। वो ये सोच रहे हैं कि सर हम 15 में से अगर 10 भी निकाल लिए ना यहाँ से तो सर हम बाकी पेपर में कवर अप कर लेंगे। आप लोग क्या करते हो, अरे भाई बन ही नहीं रहा, भाई कुछ नहीं आता। अरे कुछ क्या नहीं आता, मैं आपको तरीका सिखाता हूँ, समझो। आप इस तरीके को एग्जाम में अप्लाई करके देखना, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ पूरा क्वेश्चन शायद ना भी बने तो भी इतना बन जाएगा कि 15 में से 10 मिल जाएगा। एंड मेरे लिए तो उतना काफी है सर। चलो लेट स्टार्ट। टोटल इनकम क्वेश्चन पढ़ने का तरीका होता है सर, कभी भी बड़ा क्वेश्चन ऊपर डायरेक्टली नहीं पढ़ते, पहले नीचे आगे पढ़ो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, दोनों चाहिए इसको, ऑफ मिस्टर अमित फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। ओ भाई साहब, जब ये मोस्ट बेनिफिशियल बोलता है ना सर तो हमें 3 चीजें सोचनी चाहिए सर। एक होता है नॉर्मल प्रोविजन, एक होता है 115 बीएससी और एक होता है सर एएमटी। अब एक स्टूडेंट मुझसे लड़ेगा, वाह सर ये कैसी बात हुई, हम तो सीख के हैं जहां 115 बीएससी अप्लाई होता है वहां एएमटी अप्लाई नहीं होता। मेरे भाया, मैंने क्या बोला, हमें मोस्ट बेनिफिशियल निकालना है। तो मोस्ट बेनिफिशियल में अगर मैं नॉर्मल प्रोविजन से चला तो उस केस में तो मैं एएमटी सोचूंगा ना। भाई अगर आपका 115 बीएससी बेनिफिशियल है तो एएमटी मत देखना, पर अगर नॉर्मल प्रोविजन है तो एएमटी तो देखोगे सर। अब मुझे नहीं पता इसमें इसकी इनकम कितनी है, 20 से ऊपर गई तो देखूंगा एएमटी, नहीं तो वो भी छोड़ दूंगा सर। ठीक है, चलो। तो पहले अपन फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं और स्टार्ट करते हैं सर। ठीक है, चलो। यहाँ पर सभी स्टूडेंट क्वेश्चन 1, आपको पता है हम क्लास में ऐसे ही लिख के सॉल्व करते हैं, ऐसे ही लिख के प्रॉपर। मैं भी लिखता हूँ, स्टूडेंट्स भी लिखते हैं सर। ऑफ मिस्टर अमित फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27, 25-26, हाँ 26-27 अंडर। सर मैं पहले नॉर्मल स्कीम से सॉल्व कर रहा हूँ सर, नॉर्मल प्रोविजन से। आप चाहो
तो डायरेक्टली 115 BAC से भी सॉल्व कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, आपको जिससे सॉल्व करना हो सर। ठीक है, कोई स्टूडेंट अगर ये ऊपर की लाइन नहीं लिखा ना, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ आपका एग्जाम में सर मार्क्स गया। फिर आप मुझसे मत पूछना सर कि कहाँ स्टेप मार्किंग जा रही है सर। ठीक है, मैं आपको इतना लिख लिख के प्रैक्टिस करवा चुका हूँ सर, विश्वास करो जितने क्वेश्चंस मैं लिख के प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आई चैलेंज, मतलब चैलेंज कर रहा हूँ, इतने कोई क्वेश्चंस आपको लिख के प्रैक्टिस नहीं कराएगा। मैंने बहुत क्वेश्चंस लिख लिख के प्रैक्टिस कराया ताकि हर एक स्टूडेंट लिखना सीखे, तरीके सीखे सर। ठीक है, अभी भी यहाँ पर हमारे पास पता है टोटल इनकम के कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर चांसेस है कि मैं पूरे 8 ना कराऊं लिख के, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत क्वेश्चंस 8 मतलब क्वेश्चंस करवा दिए लिख के। मैं चांसेस है कि कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूं और कुछ क्वेश्चंस लिख के करवाऊं। ठीक है, तो वो तो हम देखेंगे। वैसे मेरे हिसाब से तो और पेज लगेगा सर, एज पर 115 BAC भी है, एज पर बहुत सारी कहानी है। चलो लेट स्टार्ट, लिखते हैं सर। सबसे पहले लिखेंगे सर पर्टिकुलर्स, रुपए रुपए। ठीक है, आओ सर अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ के सीखते हैं कैसे करना है सर। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट सर। देखो, मिस्टर अमित हैविंग अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है ऑफ फर्नीचर गिव्स द ट्रेडिंग एंड पीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 है। तो आपको ट्रेडिंग एंड पीएल दिया हुआ है। जब भी ट्रेडिंग एंड पीएल दिया रहे तो हमें एक चीज तो समझ जाना चाहिए सर, नीचे नेट प्रॉफिट है और हमारी जान है नेट प्रॉफिट। तो आओ सर, एक इनकम तो स्टार्ट हो गई सर। सर PGBP, सर हम एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? नो, आप अगर एग्जाम में शॉर्ट में लिखे तो वो आपका मार्क्स काट देंगे सर। तो नेट प्रॉफिट का कितना है? 50,85,000 सर। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं सर एड, ठीक, थोड़ा गैप देके लेस। अब कई स्टूडेंट पूछते हैं सर ये एडलेस का गैप कितना होना चाहिए? भाई वो तो एक अंदाजे से, अब वो मैं कैसे बताऊं, ये तो एक एक्सपीरियंस होता है सर, आप अपने हिसाब से जितनी जगह लगे छोड़ देना सर। पहले क्रेडिट साइड पढ़ेंगे फिर डेबिट साइड पढ़ेंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड में आइटम्स कम होते हैं। सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजिंग मैं जो तरीका सिखा रहा हूँ सर अच्छे से सीखना सर। आप ये तरीके को मजाक लिए ना, मेरे को दिक्कत नहीं है सर, आपसे वहां पर एग्जाम में टोटल इनकम नहीं बनेगा। मैं जो तरीका सिखा रहा हूँ सीखो, बहुत कुछ बताने वाला हूँ सर। ठीक है, चलो सेल दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है, ग्रॉस प्रॉफिट है सर, इनकम टैक्स रिफंड। सर ये इनकम टैक्स रिफंड यहां तो नहीं आता है सर, तो इसको यहां से अपन हटाते हैं। पहला लेस में पहला सर इनकम टैक्स रिफंड सर 30,000 हटा दिए। अगला सर वेयर हाउसिंग चार्जेस दिया हुआ है, अब अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, इसको स्टार करके छोड़ देते हैं सर, क्योंकि नॉर्मली वेयर हाउसिंग जो रहता है वो 35 AD में कवर होता है। तो वेयर हाउसिंग बिजनेस से जो भी इनकम होगी वो PGEP में ही टैक्सेबल होती है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक से दिक्कत नहीं है, परचेस से दिक्कत नहीं है, फ्रेट एंड कार्टेज से दिक्कत नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट से दिक्कत नहीं है, बोनस टू स्टाफ से दिक्कत नहीं है, रेंट ऑफ प्रीमाइसेस हमने रेंट पे किया तो हम खर्चा क्लेम कर सकते हैं। सर ये एडवर्टाइजमेंट टिक कर लेता हूँ क्योंकि कुछ एडवर्टाइजमेंट को लेके डाउट है सर। बेड डेट ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन ठीक है, डेप्रिसिएशन सर मुझे ये तो पता है ये वाला डेप्रिसिएशन नहीं आता है, एज पर इनकम टैक्स आता है, तो मैं इसको क्या करता हूँ सर, ऐड कर लेता हूँ। हाँ लिखू, ये रहा, यहाँ पहला सर डेप्रिसिएशन एज पर बुक सर, एज पर बुक्स कितना है डेप्रिसिएशन सर? 107,250, 107,250। ठीक है, उसके बाद सर आगे बढ़ती है कहानी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिमांड पेड, अब ये पता नहीं है, देखना पड़ेगा। सैलरी ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंस ठीक है, नेट प्रॉफिट तो हमारी जान थी। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर ये आपने क्या किया? ये मैंने ये किया सर कि मैं क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ते गया वैसे वैसे ट्रीट करते गया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर नीचे इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे फिर सोचते हैं ट्रीटमेंट करना ना। अब कोई स्टूडेंट बोला सर मान लो आपने नीचे पढ़ानी और ऊपर का ट्रीटमेंट कर दिया, और मान लो कल के दिन कुछ काटा पिटी हो गई तो क्या दिक्कत है? सर AIR का पेपर भी जाके देख लो, वो भी काटा पिटी करता है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। बट अगर आप ये तरीका अप्लाई किया ना सर तो बहुत सारी ट्रीटमेंट आप ऊपर ही पहले कर लोगे सर।
और आपको ही पता है सर टोटल इनकम में स्टेप मार्किंग होती है, तो हमें कहीं ना कहीं स्टेप मार्किंग में वर्क करना है ना सर। फॉलोइंग आर द फर्दर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 25-26 सर। देखो सबसे पहला क्या दिया हुआ है, इनकम टैक्स रिफंड इंक्लूड अमाउंट ऑफ 4570 ऑफ इंटरेस्ट अलाउड देयर ऑन। ओ भाई साहब इसकी बातें हो रही है सर, इसकी। तो सर जो इंटरेस्ट मिलता है इनकम टैक्स रिफंड में वो कहाँ जाता है सर, आईयूएस में। हमने पीजीपी से तो पूरा हटा दिया, चलो नया हेड खोलेंगे सर, थोड़ा गैप दो। आईयूएस इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड सर 4530, यही था ना, 4530 था कि 70 था, 70 है। ठीक है, आओ सर आगे बढ़ती कहानी। सैलरी इंक्लूड्स 30,000 पेड टू हिज ब्रदर विच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000। सर सेक्शन 48(2) एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट मेड टू ए स्पेसिफाइड पर्सन और रिलेटिव, ब्रदर उसमें कवर होता है सर, तो 5,000 सर डिसअलाउ हो जाएगा, तो यहां पर ऐड कर लेते हैं सर सैलरी टू ब्रदर। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर वर्किंग नोट कहाँ लिखे, यहां पर दो ऑप्शन है, यहीं पर लिख दो रीजन सेक्शन के साथ, और नहीं तो आपको लगता है तो ऐसे वर्किंग नोट नंबर 1 लिखो और आगे जाके एंड में क्वेश्चन के एंड में वर्किंग नोट नंबर डाल के वहां पर आप वर्किंग नोट लिख लो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। बट कोई भी स्टूडेंट अगर नहीं लिख के आ रहा है तो बहुत दिक्कत है, लिखे बिना तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा सर। आपको आंसर ना आए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग नोट नहीं लिख रहे हो तो बहुत दिक्कत है मुझे आपसे। अगला, advertisement expense include an amount of 2500 paid for advertisement published in the souvenir issued by the political party sir. The payment is made by way of an account pay check. ठीक है भाई, आओ एडवर्टाइजमेंट का ऊपर खर्चा था सर, ये रहा सर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा सर। इसमें इसने बोला सर 2500 हमने क्या किया है, पेमेंट किया है, पब्लिश इन द सोविनियर इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। सर ये खर्चा हमें अलाउ नहीं होता है सर, कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 37 में हम ये पढ़ते हैं सर। ठीक है, सेक्शन 37 में नीचे पॉइंट्स में हम पढ़ते हैं कि सर हम जो भी पेमेंट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो हमें पीजीपी में खर्चा नहीं मिलता है सर। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे सर, 2500 को ऐड कर लेते हैं। तीसरा, एडवर्टाइजमेंट पॉलिटिकल पार्टी सोविनियर, कितना ऐड कर ले सर, 2500, 500 ही है ना, हाँ 2500। ठीक है, नेक्स्ट, miscellaneous expense include an amount of 1 lakh paid to a political party by way of check। ओके, कहा है मिसलेनियस एक्सपेंस, इसकी बात हो रही है सर। इसमें ये बोल रहा है कि 1 लाख जो हमने पे किया है पॉलिटिकल पार्टी को बाय चेक। अब जब मैं नॉर्मल प्रोविजन से चल रहा हूं तो मैं दो बातें सोच रहा हूं। सबसे पहला, ये एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, ये तो क्रिस्टल क्लियर है सर। हमें ना सेक्शन 80 GGC मिल जाता है सर, अभी अपन नॉर्मल प्रोविजन में, 115 भी एसी में होता तो नहीं देता, नॉर्मल प्रोविजन में तो मिल जाएगा ना सर। तो अपन क्या करेंगे सर, जो भी हमने पॉलिटिकल पार्टी को पे किया है पहले तो ऐड कर लो, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओ और डिडक्शन लिख लो सर। डिडक्शन में लिख लो सर 80 GGC सर। जीजीसी इंडिविजुअल के लिए था, कंपनी के लिए जीजीबी था, याद रखना। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिमांड पेड इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ 5300 चार्ज एज पेनल्टी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड 12,750 टुवर्ड्स इंटरेस्ट फॉर डिलेड डिपॉजिट ऑफ टैक्स। देखो पेनल्टी दो टाइप की होती है, ध्यान से सुनना, जीएसटी की पेनल्टी दो टाइप की होती है। एक होती है ड्यू टू इन्फ्रेक्शन ऑफ लॉ, मतलब जहां पर आपने नियम कानून तोड़े, और एक होती है कंपनसेटरी नेचर की, जहां पर आप जीएसटी पे करने में लेट कर दिए। सर जो कंपनसेटरी नेचर की पेनल्टी है वो आपको अलाउ हो जाती है, बट जो पेनल नेचर के, जहां पर आपने कोई लॉ तोड़ दिया और उस लॉ तोड़ने के कारण इंटरेस्ट लगा, वो पेनल्टी आपको अलाउ नहीं होती है सर। तो ये जो 5300 है ये आपको अलाउ नहीं होगा सर, ऐड कर लेते सर। चलो, तो सर ये 12
3750 का कुछ नहीं होगा, नो सर, ये पेनल्टी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न है सर, और ये पेनल्टी है इंटरेस्ट टुवर्ड्स डिले इन डिपॉजिट ऑफ टैक्स। तो ये तो सर कंपनसेटरी नेचर की है, ये जो पेनल्टी है वो पिनल नेचर की है सर, आपने लॉ तोड़ा था। यहाँ लॉ नहीं तोड़ा है सर, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं क्योंकि लेट हो गया डिपॉजिट करने में टैक्स, लॉ तोड़ा नहीं है सर, ठीक है। अगला, Mr. Amit has purchased a warehousing building of 20 lakh in the rural area for the purpose of storage of agriculture produce. This was made available for use from 15/7/2025 and the income from activity is credited in the PL account under the head warehousing charges. Okay. अब बड़ी मस्त बात है, ठीक है, ध्यान देना सर, अब मजा आएगा क्योंकि कहानी ये है सर कि ये 35 AD की कहानी है और हमने ना वेयर हाउसिंग चार्जेस को एज एन इनकम तो दिखा दिया था, ठीक है। अब ये जो 20 लाख की हमने बिल्डिंग ली है, क्या ये 35 एडी में 100% क्लेम कर सकते हैं? यस, 35 एडी में 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं अदर देन 3 थिंग्स। गुडविल, किसी को याद आ रहा है सर? गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये क्लेम नहीं कर सकते, और तीसरा लैंड, लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। 35 एडी में ये 3 चीजों की रिडक्शन नहीं मिलती, इसके अलावा आप 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं, तो हम क्लेम करेंगे सर। सर मेरी तबीयत उतनी बेटर नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट, मैं उतना फास्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। अगला देखो सर, डेप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाज वर्कड आउट टू बी 65,000 एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन वेयर हाउसिंग बिल्डिंग। तो वेयर हाउसिंग बिल्डिंग तो हमने वैसे भी 35 एडी में क्लेम कर लिया, तो सर 65,000 का डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स ले लेते हैं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट includes an amount of 80,000 paid to Mr. Mohit, a resident, on which tax has not been deducted. ओ भाई, टीडीएस नहीं काटा, सेक्शन 40 पिक्चर में आया। सेक्शन 40 ने बोला भैया आपने रेसिडेंट को पेमेंट किया और टीडीएस नहीं काटा है, हम 30% क्या करेंगे, डिसअलाउ कर देंगे। तो सर 80,000, इसका 30% 24,000 सर, इंटरेस्ट का खर्चा डिसअलाउ हो गया। सर क्या हम भी ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं एग्जाम में? नहीं नहीं, शॉर्ट में मत लिखना, मार्क्स काट देंगे सर, ठीक है। अब आप देखो क्या तरीका था अपना, अपन ने ऊपर पढ़ा, ऊपर की सब चीजें करी, नीचे पढ़ा, नीचे के हर आइटम का ट्रीटमेंट किया। अब एक बार स्टूडेंट को लगा वाह सर कुछ छूट गया होगा, तो एक बार नजर फेर लो कि कोई ऐसी चीज जो हमसे नजर से छूट गई है जिसको हमने स्टार मार्क किया हो। नहीं सर, हमने तो सब चीजों का ट्रीटमेंट कर दिया, तो मेरे हिसाब से तो और कुछ बचा नहीं। चलो सर टोटल करना स्टार्ट करते हैं। 50,85,000 plus 107250 plus 5,000 plus 2,500 plus 1 lakh plus 5,300 plus 24,000 minus 30,000 minus 20 lakh minus 65,000। ये पीजीईपी का, सिर्फ पीजीईपी का टोटल आ रहा है। इसको तो अपन पीजीईपी का तो आउटर कॉलम में लिख सकते हैं सर। पीजीईपी का टोटल आ रहा है अपना 32,34050, ठीक है। आईयूएस में तो इकलौती यही अमाउंट है सर, 4570। तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा सर। सर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम जो आएगी, सर छोड़े तो नहीं थे, ठीक है। हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी 323, ठीक है, 8620। अब हमारा डिडक्शन में तो एक ही है सर, तो इसको भी आउटर कॉलम में डाल लो सर 1 लाख। तो हमारी टोटल इनकम कितनी आएगी?
3138,620, ये हमारी टोटल इनकम आ गई। अब इस पे अपन टैक्स निकाल लेते हैं। सर टैक्स कैसे निकालेंगे, पेज छोड़ो, ठीक है सर। पहले 10 लाख पे तो फिक्स है, बैलेंस पे 30% प्लस 112500 प्लस 4% सर। मेरा टैक्स आ रहा है, राउंड फिगर करके ही बताता हूँ, 784250 ले लो सर, ले लो। ये मेरा टैक्स आ रहा है सर। स्टूडेंट को टैक्स निकालना एक पर्सनली थिंग आना चाहिए, ठीक है। ये एज पर नॉर्मल प्रोविजन हुआ, एज पर 115 BAC। सर एज पर 115 BAC क्या चेंज आएगा, सिंपल है सर। हम ग्रॉस टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजन लेते हैं सर। कितनी थी ग्रॉस टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजन, 3238,620 ना सर, 3238,620। इसमें हम प्लस माइनस करेंगे सर, पहले तो ऐड कर लो सर जो हमने, नहीं तो ऐड करो। चलो आओ 115 BAC के हिसाब से देखिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आओ आओ आओ। अब इसमें ना दो टाइप के स्टूडेंट, अब एग्जाम में लिखना अलाउड नहीं होता है, अदरवाइज तो मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि सर जब वो क्वेश्चन पढ़ रहा है और जब वो एज अ नॉर्मल प्रोविजन ट्रीट कर रहा है, वहीं पर ना बाजू में स्टार करके छोटा सा लिख दे कि सर 115 BAC के हिसाब से इसमें चेंजेस आने वाले हैं। इसका फायदा ये होता है सर कि दोबारा ढूंढना नहीं पड़ता। अब जैसे देखो मेरे को तो इस क्वेश्चन में याद है सर कि 115 BAC के हिसाब से क्या चेंज आएगा। सर ये जो वेयर हाउसिंग चार्जेस है, एक तो पहले इसका चेंज आएगा सर, ठीक है। और वेयर हाउसिंग चार्जेस के अलावा कोई और चेंज नहीं, बस इसी में तो चेंज आएगा सर। तो क्या चेंज आएगा अपन देखते हैं, देखो आओ हम क्या करेंगे सर। हम ना जो पहले तो मैं आपको लेस किया हूँ ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक काम करता हूँ कि सर वेयर हाउसिंग, इसका ना पूरा ट्रीटमेंट लिख के सिखाता हूँ आपको कि सर वेयर हाउसिंग, ठीक है, वेयर हाउसिंग के केस में हमने इनकम दिखाई थी सर 22,50,000 सर, और एक्सपेंस दिखाया है सर 20 लाख। तो नेट इफेक्ट जो है वो 2,50,000 था, यही कहानी थी। नेट इफेक्ट तो 2,50,000 ही था सर। पर अब हमने क्या किया है सर, इसे डिसअलाउ किया है। डिसअलाउ किया है मतलब सर ये जो आपने एक्सपेंस क्लेम किया था, ये जो आप एक्सपेंस क्लेम किए थे सर, ये एक्सपेंस आपको अलाउ अब नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली हम क्या करने वाले सर, वेयर हाउसिंग चार्जेस का ये जो 20 लाख का खर्चा है ये आप ऐड कर लेंगे। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट सर, सर बिल्डिंग है ना, और अगर बिल्डिंग है तो क्या डिप्रिसिएशन लग सकता है सर, हाँ डिप्रिसिएशन लग सकता है सर। तो हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कोई स्टूडेंट ये वाला पार्ट नहीं भूलेगा, उसे याद होगा कि 35 AD में मैंने ये क्लेम कर लिया था तो इसको ऐड कर लेता हूँ। और कोई स्टूडेंट को ये ध्यान नहीं होगा कि भैया उस पर डिप्रिसिएशन भी है तो मैं डिप्रिसिएशन हटा देता हूँ। डिप्रिसिएशन क्लेम करना तो अधिकार है। अब एक स्टूडेंट बोला सर एडिशनल नहीं लेंगे, मैं बोला मेरे भाई एडिशनल कैसे लेगा, एडिशनल कैसे ले पाएगा, मेरे को ये बता भाई। ये सर बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन होती तो मैं एडिशनल भी सोचता, मैं मना नहीं कर रहा, एडिशनल भी सोचता। पर सर ये तो नॉर्मल बिल्डिंग है तो एडिशनल क्यों सोचूं सर, आई बात समझ। तो सर अब हमारी इनकम कितनी आने वाली है सर, ऐड करते हैं सर। 32,38,620 प्लस 20 लाख माइनस 2 लाख, तो ये आ रहा है सर 50,38,620। बाप रे, 50 लाख से ऊपर चलेगा सर। सर क्या ऊपर, मार्जिनल रिलीफ की कहानी। हम चल रहे सर 115 BAC के हिसाब से। कैसे निकालेंगे सर, 50 लाख पे निकाल लेंगे टैक्स कितना होता है, और 50 लाख 38,620 इस पे टैक्स निकाल लेंगे सर। तो देखो 50 लाख पे कैसे निकालेंगे, पहले 24 लाख में तो फिक्स है 3 लाख, बचे में 30% प्लस 3 लाख की, तो ये आ जाएगा सर मेरा 10 लाख
80,000 5038,620 माइनस पहले 24 लाख में तो फिक्स्ड है, बैलेंस का 30% प्लस 3 लाख प्लस 10% सरचार्ज, तो ये आ जाएगा 12,00,745 ले लो। ठीक है, फिर हम कैसे कंपेयर करते हैं सर, हमारी इनकम कितनी बढ़ी सर, 38,620। सर टैक्स कितना बढ़ गया सर, करना पड़ेगा -108। सर हमारा टैक्स बढ़ गया 12,0745 से, हमारी इनकम बढ़ी है सर 38,620 से। तो सर मेरी जितनी इनकम है उससे ज़्यादा मैं टैक्स तो नहीं दूंगा, इसीलिए तो मार्जिनल रिलीफ क्लेम करने आऊँगा। -38,620, तो मेरी मार्जिनल रिलीफ आ जाएगी 82,125 सर, ये मेरे मार्जिनल रिलीफ, ये सबसे प्यारा तरीका है। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर आपको कैसे पता चला यहाँ मार्जिनल रिलीफ आने वाली है, ये आप सॉल्व करते करते सीखते हो, इसीलिए बेसिक कंसेप्ट चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ स्टूडेंट को, ताकि सीखे कब मार्जिनल रिलीफ आएगी कब नहीं आएगी। वैसे नॉलेज के लिए बता दूं, 52 लाख के ऊपर देगा तो मार्जिनल रिलीफ नहीं आएगी सर। ठीक है, तो ये मार्जिनल रिलीफ हुई। अभी तो टैक्स निकालना है ना, अभी टैक्स थोड़ी का है, तो -82,125 ये माइनस कर लो सर, 12,00,745 -82,125, ये आ जाएगा सर 1,118,620, प्लस कर लो 4% प्लस 4% सर, ये आ जाएगा 116,33,64 है ना, 65 आ रहा है, 70 कर लो सर, राउंड फिगर कर लो टैक्स, ये हमारा फाइनल टैक्स आ गया सर, ये फाइनल है। अब खास बात क्या है सर, ये एज पर 115 BAC हुआ। अब AMT सीखते हैं सर। AMT की कहानी बड़ी सिंपल है सर, ग्रॉस नहीं सर, आप टोटल इनकम ले लो एज पर नॉर्मल प्रोविजन। नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टोटल इनकम कितनी थी, 3,138,620, 3,138,620 सर, ऐड कर लो 35 AD की डिडक्शन नहीं मिलती है सर, कितने के लिया था, 20 लाख, 20 लाख की तो लिया ना, ऐड कर लो, माइनस करो सर डेप्रिसिएशन ऑन 35 AD, कितना, 10% बिल्डिंग है सर, तो 2 लाख सर। ठीक है, तो ये आप माइनस कर लिए, अब ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31,38,620 प्लस 20 लाख माइनस 2 लाख। ठीक, तो ये आ जाएगा सर आपका 49,38,620, 38,620 बच गए। देखो 20 लाख से ज्यादा है, गनीमत 50 लाख के ऊपर नहीं हुई, नहीं तो यहाँ पर भी सरचार्ज की कहानी आ जाती सर। ठीक है, तो इसका टैक्स रेट तो 18.5% प्लस 4% कर लेते हैं सर, तो इसका 18.5% प्लस 4% सर, तो ये मेरा फाइनल टैक्स आ रहा है सर 950,190 ले लो। ठीक है, ये मेरा फाइनल टैक्स। अभी अब रुको रुको सर, मेरा 115 BAC के हिसाब से कुछ अलग ही बहुत ज्यादा आ रहा था, तो मैं तो नॉर्मल प्रोविजन से चलूंगा। जैसे ही मैं नॉर्मल में चला, सरकार मेरे पास दौड़े भागे आई, सरकार बोली AMT जिंदा है, देखो AMT के बेसिस में टैक्स देना पड़ेगा। मैं बोला पर मैं तो नॉर्मल के हिसाब से देना चाहता था, सरकार बोली 784250 में। ठीक है, सरकार बोली 784250, तू एक काम कर, AMT के हिसाब से टैक्स दे, और बचे हुए की कितना बचा हुआ है, 16,5,940, इतने की तू क्या कर, AMT की क्रेडिट ले ले। मैं बोला वो क्या होता है, बोले नेक्स्ट ईयर, अगर नेक्स्ट ईयर तेरा नॉर्मल टैक्स ज्यादा आएगा तो तू ये AMT की क्रेडिट एडजस्ट कर लेना। मैं कितने साल कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, 15 साल। आई बात समझ, ये मैंने आपको टोटल इनकम सॉल्व कराना सिखाया सर। आई होप आपने सीखा होगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने धीरे धीरे बहुत सिखाया, वैसे भी मेरी हालत थोड़ी कम थी,
तो मैं धीरे धीरे ही आपको सिखाया सर। आई होप मजा आया होगा। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन 1 था सर, आओ क्वेश्चन 2 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। देखो पहले नीचे आके क्वेश्चन में पढ़ो हमसे क्या चाहता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम and tax liability of Mr. Sunil for the assessment year 26-27 under default tax regime। मतलब हमसे 115 BAC के हिसाब से चाहता है सर। चलो इसको बनाते हैं सर। पहले ऊपर पढ़ें क्या लिखा हुआ है। देखो मिस्टर सुनील एज 48 ईयर्स, 48 ईयर्स का है, रेसिडेंट इंडियन है, हैज फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 सर। ठीक है तो चलो पेज ऐड करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं सर। आपको तरीका मैंने सिखाया पहले क्वेश्चन में, हमें किस तरीके से बनाना है हम वैसे ही बनाएंगे सर। ठीक है चलो चलो यहाँ पर अपन लिखते हैं क्वेश्चन 2। ठीक है सभी स्टूडेंट यहाँ पर लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर सुनील फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम या अंडर 115 BAC। आप लिखेंगे सर, कोई स्टूडेंट ये लाइन लिखना छोड़ेगा नहीं सर। इस लाइन लिखने पे एग्जाम में मार्क्स होते हैं सर। ठीक है तो सभी स्टूडेंट को ये लाइन लिखना है सर। ठीक इसके आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको इसीलिए एक क्वेश्चन पूरा प्रॉपर फॉर्मेट से सिखाया सर कि आप सीखो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कौन सी चीज लिखना है, नहीं लिखना है, ध्यान रखना पड़ेगा सर। अगर आप नहीं लिखोगे तो एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे सर। ठीक है और यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके प्रेजेंटेशन में आपके मार्क्स काट देती है सर। ठीक तो लेट्स स्टार्ट सर। आई होप मैं बना रहा हूं आप लोग भी इसको बनाएंगे मेरे साथ साथ सर। पर्टिकुलर्स रुपए एंड रुपए। चलो पढ़ना स्टार्ट करें। देखो क्या दिया हुआ है। He occupies ground floor of his residential building and has let out first floor for the residential use at an annual rent of 2,95,000। एक घर के दो हिस्से, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर को लेट आउट किया, ग्राउंड फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये SOP है। ठीक है he has paid a municipal tax 25,000 for the current financial year। both of this floor are of equal size। सर म्यूनिसिपल टैक्स जब तक कुछ ना बताए वो पूरे घर का ही पे होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक घर के दो हिस्से तो अलग अलग म्यूनिसिपल टैक्स पे हो। म्यूनिसिपल टैक्स पूरे घर का एक साथ पे होता है। तो सर ये 25,000 दोनों फ्लोर का है सर। ठीक है तो हमें तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में म्यूनिसिपल टैक्स मिलेगा नहीं क्योंकि NAV नील हो जाती है सर। लेट आउट वाले केस में म्यूनिसिपल टैक्स अपन क्लेम कर सकते हैं। तो चलो जितना पढ़े उतना लिखते जाओ, सॉल्व करते जाओ सर। ये तरीका आप एग्जाम में अप्लाई करके देखो, विश्वास करो आपका बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनेगा सर। तो यहाँ पर पहले हेडिंग डालेंगे IHP। उसमें सर सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर था ना, ठीक है, जो कि लेट आउट प्रॉपर्टी है सर। ठीक है इसमें हम निकालेंगे सर GAV हमारा 2,95,000 माइनस म्यूनिसिपल टैक्स। सर हम भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं एग्जाम में? नो आप तो सोचना भी मत शॉर्ट फॉर्म लिखने की सर, मार्क्स काट देगी इंस्टीट्यूट। 12,500। ठीक है तो सर 2,95,000 माइनस 12,500 ये आ रहा है सर 282500। ये मेरा NAV आया माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। इसको क्या हो गया यार, लिखा क्यों नहीं रहा? स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% सर। तो इसका 30% सर 84750। और इन केस अगर इंटरेस्ट हुआ तो यहां मैं इंटरेस्ट भी माइनस करूंगा। ये माइनस करने के बाद मेरी वैल्यू आ जाएगी। और एक मेरे पास क्या है, ग्राउंड फ्लोर है, और ग्राउंड फ्लोर क्या है मेरा SOP है। ध्यान रखना सर SOP है। ठीक है तो SOP है तो इसकी NAV नील होती है सर। ठीक है जितना मैंने अभी तक पढ़ा उतने के हिसाब से ट्रीटमेंट किया, अब आगे पढ़ लेते हैं सर।
As per the interest certificate from the HDFC Bank, he paid 1,50,000 as interest and 80,000 towards principal repayment of housing loan borrowed for the above residential building in the year 2019. अब समझो, ये जो इंटरेस्ट है ये पूरे घर का इंटरेस्ट है। हाँ सर। सर क्या इसके दो हिस्से होंगे? हाँ सर, 75-75। पर खास बात क्या है पता है, अपन 115 BAC के हिसाब से चल रहे हैं, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट हम माइनस नहीं कर पाएंगे, क्लेम ही नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये जो प्रिंसिपल रिपेमेंट है इसकी डिडक्शन ATC में मिलती है, पर हम क्या लेके बैठे हैं 115 BAC, तो ये भी डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। तो चलो लिखते हैं सर, यहां इंटरेस्ट लिख लो 75,000, यहां पर इंटरेस्ट लिखो पर नोट दे के आना और फिर यहां पर डैश करना। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट तो छोड़ देते हैं, बोले अरे कुछ करना ही नहीं था। नहीं भाई, लिखना पड़ता है, लिखोगे नहीं तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो सर फाइनली जो हमारी IHP की इनकम आएगी वो आउटर कॉलम में जाएगी 122,750। समझ आया कैसे सॉल्व हुआ? बैठा है दिमाग में पक्का? आगे बढ़ते हैं। ये हमारी कहानी IHP की हुई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया हुआ है। He owns an industrial undertaking established in an SEZ and which has commenced operation from the financial year 1920। ठीक है, ये हमसे सेक्शन 10AA की बातें कर रहे हैं सर। ठीक है, टोटल टर्नओवर ऑफ द अंडरटेकिंग वाज 400 लाख which includes 150 from export turnover. Out of 150 lakh, 120 lakh has been received in India in convertible foreign exchange। वाओ, हम सीख के आए थे सर, जितना कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ जाएगा पैसा उतना ही एक्सपोर्ट टर्नओवर माना जाएगा। तो हमारा एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना माना जाएगा? 120 लाख, उससे ज्यादा तो माना नहीं जाएगा सर। दिस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फुलफिल ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 10AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। प्रॉफिट फ्रॉम द इंडस्ट्री इज 40 लाख सर। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, हम क्या लेके बैठे हैं? हम 115 BAC लेके बैठे हैं, और जब हम 115 BAC लेके बैठे हैं तो सर 10AA की डिडक्शन नहीं मिलेगी, भूल जाओ। तो सर ये प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट का मतलब है ना सर, प्रॉफिट का मतलब क्यों नहीं होगा सर? हम क्या करेंगे, यहां पर अगली हेड डालेंगे सर, PGBP इनकम, और प्रॉफिट फ्रॉम SEZ लिखेंगे सर। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम SEZ ये हमारा जाएगा सर 40 लाख। ठीक है, समझ आया? अच्छा, अब स्टूडेंट बोला सर हमें एग्जाम में क्या करना चाहिए? एग्जाम में यहाँ पर ना आपको डिडक्शन लिखनी चाहिए, 10AA लिखना चाहिए, और फिर यहाँ डैश करके यहाँ वर्किंग नोट में लिख के आना चाहिए सर कि हमने 115 BAC ऑप्ट किया है, इसलिए सर हमें 10AA की डिडक्शन नहीं मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लिखते, इग्नोर कर देते, वो ये सोचते हैं कि सर एग्जामिनर समझ जाएगा। अरे वो कुछ नहीं समझेगा मेरे भाया, सब तुम्हें समझाना है, सब तुम्हें, उसके भरोसे कुछ मत छोड़ो, बेटर है। अगला देखो क्या दिया हुआ है। He employed 20 new employees for the said industrial undertaking during the previous year 25-26. Out of the 20 employees, 12 were employed on 1st May 2025 for the emoluments of 18,000, and the remaining was employed on 1st September on a monthly emoluments of 12,000. All these employees participate in a recognized provident fund and they are paid their emoluments directly to their bank account. सर ये तो हमें 80JJAA की याद दिला रहा है, और जब मैं 80JJAA सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में दो तीन बातें आती है। पहला, 115 BAC के केस में भी 80JJAA की डिडक्शन मिल जाती है। दूसरा, इमोल्यूमेंट्स 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो तो दिख भी रहा है सर। तीसरा, प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कर भी रहे हैं। चौथा, कैश में नहीं होना चाहिए, है भी नहीं सर, बैंक अकाउंट में मिल रहा है। पांचवा, सर एम्प्लॉयज का 240 डेज काम करना, और फुटवेयर वगैरह वेयरिंग के केस में, वेयरिंग अपीयरेंस के केस में 150 डेज काम करना जरूरी है। तो सर देखो, मई वाले के लिए तो 240 डेज आंख बंद करके हो जाएगा, क्योंकि 1 मई से 31 मार्च तक देखोगे तो आराम से 240 डेज हो जाएगा। बट सर जो सितंबर वाले हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक, फेब, मार्च, कितने महीने हुए? 7 मंथ्स। तो सर 7 मंथ्स इंटू 30 भी कर लोगे तो 210 डेज आता है। 240 डेज की कंडीशन कंप्लाई हो ही नहीं पाएगी। यू नीड टू बी स्मार्ट, डैम स्मार्ट।
डेज जबरदस्ती काउंट करने मत बैठ जाना। स्मार्टनेस देखो, 7 मंथ से 30 से मल्टीप्लाई करो, 210 आया, कहानी खत्म सर। ये सब स्मार्टनेस आनी चाहिए एग्जाम में सर, ये आपका टाइम सेव करती है सर। तो हम डिडक्शन देंगे सर। आओ यहां पर लिखते हैं 80 JJ, यार ये क्या हो गया सर, 80 JJ कितना दे देंगे सर अपन डिडक्शन, इनको दे देंगे सर 18,000 इंटू कितना एम्प्लॉयज है भाई, 12 एम्प्लॉयज है, इंटू 11 मंथ्स, ठीक है, इंटू 30%। 30% तो भूले नहीं हो ना सर, 30% भी हमारे काम का है सर। पता चला सब कुछ कर लिया और 30% ही भूल गए तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ठीक, ये मेरा आ रहा है सर 712800। ये मेरा कितना आ रहा है 712800। समझ आई कहानी, ये बैठा दिमाग में कैसे निकाला, ठीक है। He earned an 30,000 and 40,000 in interest on saving, bank deposit and fixed FD सर। सर जब मैं ये देखता हूं तो मेरे दिमाग में दो चीजें आती है सर, एक IUS एक डिडक्शन। सर डिडक्शन नहीं मिलेगी सर, क्यों सर, 115 BSc लिया हूं सर, क्या IUS में इनकम दिखाऊं, हाँ चलो IUS में इनकम दिखाएंगे। हमारा नेक्स्ट हेड सर IUS इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट कितना है सर, 30,000 एंड 40,000, ठीक है। और कुछ, हाँ ये भी है सर। ही ऑल्सो सोल्ड हिज वेकेंट लैंड on 1/12/2025 for 16 lakh. Stamp duty value at the time of transfer was 17 lakh. मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया सर, ये कहानी बहुत प्यार से सिखाई है। कैसे सिखाई है याद है सर, कि हम कैसे करते हैं, हम लेते हैं सेल कंसिडरेशन प्लस 10% करते हैं। सेल कंसिडरेशन 16 लाख प्लस 10% किया तो ये 17.6 लाख आ जाएगा। फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिखते हैं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी, 17 लाख। क्या ये इसके बीच में फॉल कर रही है, यस इसके बीच में फॉल कर रही है। तो हमारा सेल कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, लो भाई अगला हेड सर। सर सेल कंसिडरेशन 16 लाख, ठीक है, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देखना पड़ेगा सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। द लैंड वाज एक्वायर्ड बाय हिम ऑन 15/10/1998 फॉर 2,80,000। फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है 4,80,000। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी हुई है 4 लाख। He has incurred a registration expense of 12,000 at that time. अब बहुत सारे कल या परसों की बात है, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा सर 12,000, आप तो बेसिक ये सिखाए हो सर कि कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। मतलब सर हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होने वाली है, 4 लाख। सर क्या इस 4 लाख में 12,000 ऐड नहीं करेंगे, नो ये 12,000 आप 2,80,000 में ऐड करेंगे। 4 लाख में ऐड करके चेक नहीं करते सर, 4 लाख में ऐड करके चेक नहीं करते, ये मिस्टेक नहीं करना। ये बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते भाई, नहीं कॉस्ट जो लगी होगी ना उसमें रजिस्ट्रेशन के एक्सपेंस लगे होंगे, ये समझो समझो। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में रजिस्ट्रेशन के एक्सपेंस कैसे लगेंगे, उसमें नहीं लगते, ठीक है। तो हमारी कॉस्ट कितनी हो गई, 4 लाख। लो भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4 लाख। स्टूडेंट बोला सर इंडेक्सेशन नहीं करोगे, नहीं भैया इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। इंडेक्सेशन अभी नहीं करेंगे सर, कभी करोगे, हाँ टैक्स जब निकालूंगा ना मैं, तो टैक्स निकालते टाइम इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। सर क्यों, कारण है, पहला तो मिस्टर सुनील इंडिविजुअल है, बेचा है लैंड और बिल्डिंग, और अगर ये प्रॉपर्टी 23 जुलाई के पहले खरीदा है और बेचा बाद में, तो इसके केस में अपन कैसे लड़ते, निर्मला सीतारमन और राघव चड्ढा, कैपिटल गेन के क्वेश्चंस कराया हूं, नहीं देखे हो तो देख लेना सर। निर्मला सीतारमन और राघव चड्ढा, और कंपेयर करते हैं कि दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल है सर, उसके हिसाब से हम टैक्स लेते हैं। तो चलो कुछ कुछ चीजें तो आउटर कॉलम में आते जाएगी सर। ये आउटर कॉलम में आ जाएगा 70,000, ये आउटर कॉलम में 12 लाख, और कुछ बचा
He has paid an insurance premium of 40,000 towards life insurance of his son who is not dependent on him. सर चलो अभी तो ये एटीसी की कहानी है, मिलेगा नहीं क्योंकि हमने सर 115 बीएससी लिया है। क्वेश्चन मेरा ये है, एटीसी में क्या बच्चे का डिपेंडेंट होना जरूरी है कि नहीं है? नीचे कमेंट करके आंसर करना सर, ठीक है। बाकी तो हो गया, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं सर। चलो ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं। GTI सर 12 लाख प्लस 70,000 प्लस 40 लाख प्लस 122,750, ये आ रहा है सर आपका 5392,750। डिडक्शन में तो एक ही है सर, 712800 माइनस 712800, ये आ रहा है सर 46, एक पेज ऐड करना ही पड़ेगा सर टैक्स निकालने के लिए, तो 46,79950। अरे यार ये क्या हो गया, लिखा ही नहीं रहा सर। 46,79950 सर, ये मेरी टोटल इनकम। अभी टैक्स बचा है, टैक्स बचा है सर, तो सर टैक्स में 46,79950, इसमें सर पहले कैपिटल गेन वाला 12 लाख हटा दो सर। क्यों सर? कैपिटल गेन में अलग तरीके से टैक्स निकालेंगे ना, बाकी बैलेंस पे अलग निकलेगा। ये आ जाएगा 34,79950, इसमें अपन स्लैब लगाते हैं सर, और स्लैब लगाना आता है सर। पहले 24 लाख तक 3 लाख फिक्स्ड है, याद है ना? ये तो रट गया होना चाहिए सर, ठीक है। बैलेंस पे 30% सर, तो हटाओ इसमें से 24 लाख, बैलेंस पे 30% लगाओ। बैलेंस पे 30% लगाया तो मेरा आ गया 323,985 प्लस 3 लाख, ये टोटल आ रहा है सर 623985। अब कैपिटल गेन का टैक्स की लड़ाई लड़ लेते हैं सर। इसमें तो हमने सीखा था सर, निर्मला सीतारमन और राघव चड्ढा, और एग्जाम में प्लीज ऐसा मत कर लेना निर्मला सीतारमन और राघव चड्ढा, पता चले एग्जाम में भी ऐसे ही लिख के आ गए। नहीं 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 नहीं, एग्जाम में विद इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन बवाल हो जाएगा सर, ठीक है। 12 लाख, इसका 12.5%, बहुत बवाल हो जाएगा। 12 लाख, इसका 12.5% सर। सर ये आ रहा है 1,50,000 सर, ठीक है। और राघव चड्ढा जी बोले मैं नहीं मानता निर्मला सीतारमन जी की बात। वैसे ये बात अलग है, अब तो वो उसी पार्टी में, अब तो सब बातें मान रहे हैं, ठीक है। 4 लाख इंटू 376 डिवाइडेड बाय 100, अबे ये क्या हो गया? हाँ, ये आ रहा है सर 15,04,000 96,000, और इस 96,000 में 20% 19,200। तो कौन जीता? हमारे हिसाब से तो राघव चड्ढा जी जीत गए सर। तो एक तो ये टैक्स निकला प्लस 19,200 और फिर प्लस 4%, तो ये हमारा फाइनल टैक्स आ जाएगा सर प्लस 623,985 प्लस 4% सर। तो फाइनली हमारा टैक्स आ रहा है 6689, राउंड फिगर करते हैं 10, ये हमारा फाइनल टैक्स है। समझ आया कैसे सॉल्व हुआ सर? ऐसे ही हम लिख के बैठ के प्रैक्टिस करते प्रैक्टिस बैच में। आपको क्या लगता है सर मैं हवा में डिस्कस करके नहीं छोड़ता हूँ, हम एक एक क्वेश्चन लिख के बैठ के प्रैक्टिस करते हैं और ऐसे ही पूरा लिखते हैं, फॉर्मेट के साथ लिखते हैं, तब तो मजा आता है यार, तब तो प्रैक्टिस होती है। सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के जाने से कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या लग रहा है सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के जाओगे और ये क्वेश्चंस बन जाएंगे? नहीं बनते, किसी से नहीं आप क्या किसी से नहीं बनेंगे सर। वी नीड अ प्रैक्टिस, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतने ज्यादा चांसेस की क्वेश्चंस बने सर। चलो
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन है, ट्राई करूंगा मैं पूरे 8 तो नहीं करा पाऊंगा, बट ट्राई करते हैं जितने ज्यादा से ज्यादा लिख के क्वेश्चन कर सकते हैं सर। ठीक है, चलो थैंक यू, मतलब थैंक यू क्या, देखो थर्ड क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहले नीचे आके पढ़ो हमसे क्या चाहता है। देखो मैंने आपको 2 क्वेश्चन सिखाया है, कैसे लिख के बनाना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा और आंसर्स प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप लोग सॉल्व करके देखेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे बताना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। बट कहाँ पर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे, कहीं और नहीं सर। ठीक है, चलो। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल। 2 चीजें चाहिए इसको। कभी भी नीचे आके पहले पढ़ा करो हमसे चाहता कैसा। ठीक है, by Mr. Ayush for the assessment year 26-27 assuming that he is shifted out of the default tax regime। मतलब नॉर्मल स्कीम से चला। आओ सर पढ़ते, ऊपर क्या दिया हुआ है। Mr. Ayush, a resident individual, age 54 year, is engaged in the business of manufacturing। सर क्या मैन्युफैक्चरिंग काम का होता है? हाँ सर, क्योंकि एडिशनल डिप्रिसिएशन सोचना होता है। क्या एज काम की होती है? हाँ सर, क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी निकालना होता है। सर क्या रेसिडेंट इंडिविजुअल काम का होता है? डेफिनेटली टैक्स निकालते टाइम और कुछ डिडक्शंस में भी काम आता है सर। He earned a profit of 82,45,000 as per the PL account after debiting and crediting the following items। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो ये वाला डिप्रिसिएशन सर नॉर्मली बुक्स वाला रहता है, कुछ बताया नहीं है क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, बुक्स वाला डिप्रिसिएशन ऐड करते हैं और इनकम टैक्स वाला माइनस करते हैं। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर ये डिप्रिसिएशन देख के हम कैसे पहचाने कि ये सर बुक्स वाला है, इनकम टैक्स वाला है। आप एक काम करो, मैंने आपको ऊपर तरीका सिखाया था, पढ़ते जाओ, ट्रीटमेंट करते जाओ। आपको ये पढ़ के समझ तो नहीं आ रहा है, बुक्स वाला मानो और ऐड कर लो। मान लो कल के दिन क्वेश्चन में नीचे बता दिया कि यही इनकम टैक्स वाला भी है, तो नीचे माइनस कर लेना, क्या दिक्कत है सर। आप बोलोगे सर सेम चीज करेंगे तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे? नो, कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि आपने ट्रीटमेंट कोई गलत नहीं किया है सर। आ रही बात समझ। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर इन अ कंपनी ऑन विच एसटीटी इज पेड। ओ भाई साहब, 111A की कहानी है, और 111A में टैक्स रेट कितना है? 20%। ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना, इससे डिडक्शन मत दे देना, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सर, कैपिटल गेन हेड में चले जाएगा, 20% टैक्स लगेगा। ही रिसीव्ड इनकम टैक्स रिफंड ऑफ 15,550 विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन रिफंड। पहली बात तो सर जो इनकम टैक्स रिफंड हो रहा है वो टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि जब हमारा इनकम टैक्स का एक्सपेंस अलाउड नहीं है तो आप रिफंड को टैक्स कैसे कर सकते हो। दूसरी बात, ये जो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड जो मिलता है ये जाता है हमारा आईयूएस में, ये हमारी आईयूएस की इनकम है, समझ आया। डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी दिया हुआ है 15 लाख। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ईच कंपनी लेस देन 5,000। सर ये क्यों दिया हुआ है? अगर किसी स्टूडेंट को याद आ रहा हो तो सर सेक्शन 194 है सर, और सेक्शन 194 टीडीएस ऑन डिविडेंड है सर, और वहां पर लिखा हुआ है सर कि अगर 5,000 से ज्यादा है तो 10% डिविडेंड है सर, 10% टीडीएस है सर। अब यहाँ तो बोल दिया ना लेस देन 5,000, तो टीडीएस की बात नहीं है, वो आपको सिखाना चाह रहा है। अब आप बोलोगे सर टीडीएस बता के क्या हो जाएगा? अरे मेरे भाई यार, नेट टैक्स लाइबिलिटी निकालना है, नेट टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए टीडीएस भी माइनस करना पड़ता है, इसीलिए वो आपको हर चीज की हिंट दे रहा है। हम तो इसको आईयूएस में लेके रहेंगे, आईयूएस की इनकम है, वो कोई डाउट नहीं है, मैं आपको हर चीज आजू बाजू कनेक्ट करके सिखा रहा हूँ सर। ठीक है, आओ सर। मिस्टर आयुष, एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, Mr. Ayush installed new plant and machine for 65 lakh on 1/10/2025, which was put to use on 1st January, sir. Okay. Depreciation, including additional depreciation on this amount of 65 lakh, is included in the depreciation debited to the profit and loss, which has been computed as per A। देखो ये वाला जो depreciation है यही बुक्स वाला है, यही इनकम टैक्स वाला है। तो वेरी नाइस, हमने ऊपर ऐड किया था, इसी को लिखेंगे एज पर इनकम टैक्स और नीचे माइनस कर देंगे। क्या दिक्कत है, हड़बड़ाने वाली बात है ही नहीं सर। कई स्टूडेंट क्या सोचते हैं, ओ भाई ऊपर ऐड किया माइनस का उसको काटना पड़ेगा फिर नीचे लिखना, नहीं यार, ये सब छोटी छोटी चीजें ना एग्जाम में प्रेशर क्रिएट मत करो अपने ऊपर, ये चीज समझो और सीखो। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर आयुष टुक अ लोन फ्रॉम एसबीआई ऑफ ₹50 लाख। अच्छा एक चीज है, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल सकते हैं सर आप बहुत सारी चीजें डिटेल में और एक्सप्लेन नहीं करते। एक बात समझो, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो एक क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा,
आप समझो एक प्रिसाइज टाइम में हमें सीखना है कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड हम कैसे पढ़ें, कैसे सीखें, कैसे सॉल्व करें। एक ही क्वेश्चन में भर भर के ज्ञान हम कब देते पता है, जब हम रेगुलर क्लासेस में, ये सब क्वेश्चंस मैंने अपने क्लासेस में बैठा के कराए, वहां भर भर के ज्ञान, टीडीएस टीसीएस ये वो सब सब। पर अभी जब स्टूडेंट एंड टाइम पे बैठा है तो इतना ज्यादा इधर उधर मत भागे, नहीं तो होगा ये कि ये क्वेश्चन के अलावा बाकी चीजें याद रह जाएगी स्टूडेंट को और यही क्वेश्चन भूल जाएगा। इसीलिए ठीक है। मिस्टर आयुष टुक अ लोन फ्रॉम एसबीआई ऑफ ₹50 lakh on 1/9/2025 at the rate of 10.5% per annum to purchase such plant and machine। सच मतलब समझ रहे हो सर, ये वाली प्लांट एंड मशीन। वेरी नाइस। Total interest up to 31st March 2026 has been paid on 31st March 2026 and the same has been debited to the profit and loss account। एक मिनट, कितना इंटरेस्ट हो गया सर? पहले तो देखो 50 लाख, इसका 10.5% इनटू सितंबर से कहानी चल रही है सर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 मंथ्स हो गए। कितना आएगा ये? सर ये आ रहा है आपका 306250। अभी ध्यान दो सर, ये पूरे 7 मंथ्स का इंटरेस्ट है। पर कहानी क्या खास बात है पता है, हम एक बात बहुत अच्छी सीख के आए थे और ये सीखे थे हम सेक्शन 43(1) में। ठीक है, हमने ये बात सीखी थी सर कि कोई भी एसेट जो हम परचेस करते हैं उसके पुट टू यूज होने से पहले तक का जितना भी इंटरेस्ट है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। तो पुट टू यूज हमने कब किया सर? जनवरी में, 1 जनवरी को पुट टू यूज किया है। तो इससे पहले का जितना भी इंटरेस्ट होगा वो सब क्या होगा सर? एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। समझो मेरी बात, ये जो इंटरेस्ट आया ये पूरे 7 मंथ्स का है ना। पर सर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 मंथ का जो इसमें इंटरेस्ट है ये तो 7 मंथ्स का है। तो सर इसमें जो 4 महीने का इंटरेस्ट है वो एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7, ये आ रहा है सर 1,75,000। अभी ध्यान दो, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है सर। तो सर ये 1,75,000 क्या हो जाएगा? एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि पुट टू यूज से पहले का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। और बैलेंस जो इंटरेस्ट रहेगा सर 3/7, ये आप पीएल अकाउंट में क्लेम कर सकते हो और वो आपने ऑलरेडी क्लेम किया हुआ है सर। तो आपको 1,75,000 क्या करना है? ऐड करना है। क्यों करना है? क्योंकि सर इसको आपको एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है। ये बात समझ आई? अब खास बात, यहां तक तो हर स्टूडेंट करके आएगा, यहां तक कोई नहीं भूलता, गलती तो इसके बाद होती है। एक बात बता भाया, जब तू इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड किया तो इस पे डेप्रिसिएशन प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन लिया? भूल गया सर। आप ध्यान दो, ऊपर 65 लाख में डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन लिया था, 1,75,000 में कहाँ लिया था? तो भूल गया था। तो हम तो ले ले, हम क्यों गलती कर रहे हैं? तो 1,75,000 इनटू इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा। अच्छा, एसेट पुट टू यूज कब हुई है सर? 1 जनवरी को हुई है सर, तो 180 डेज से कम है, तो इंटू 17.5% सर, ये आ रहा है 30, डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा 30,625 सर, 30,625। ये सबसे खूबसूरत बात है इस क्वेश्चन की। अगर किसी स्टूडेंट को ये पॉइंट क्लिक कर रहा है तो आप समझो लिटरली आपकी बहुत अच्छी पकड़ है सर। ये सब क्वेश्चन मैंने, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं सर रेगुलर बैच, प्रैक्टिस बैच और एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपका जो है उसमें ये सब करवा चुके हो? अरे भाया लिख लिख के करवा चुका हूँ, सब करवा चुका हूँ। वो वाले स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस नए नहीं है। जो स्टूडेंट कहीं और से क्लासेस लिए, जो क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस करते हो उनके लिए ये सब बातें नहीं होती है, तो वो लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो लोग मेरे बैचेस से कर रहे हैं वो ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं, क्वेश्चंस मेरे साथ बैठ के कर चुके हैं सर। आई बात समझ? सर एडवांस टैक्स जो पे किए वो लास्ट में टैक्स लाइबिलिटी निकालते टाइम काम आएगा सर। अगला, आरुष परचेज गुड्स फॉर 40 लाख फ्रॉम मिस्टर राम एंड हिज ब्रदर, फ्रॉम मिस्टर राम हिज ब्रदर, द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड इज 35 लाख सर। सेक्शन 48(2) सर, excessive unreasonable payment made to a specified person or related person is disallowed। तो सर यहां पर हम 5 लाख रुपीस क्या कर देंगे? डिसअलाउ। समझ आया? क्लियर हुआ?
आगे बढ़ते। He paid 40,000 as life insurance premium taken on the life of a married daughter who is not dependent on him. Not dependent on him. The sum assured is 5 lakh and the policy was taken on 1/4/2017. सर समझो, मस्त समझाता हूं। पहली बात तो ये, ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये सर 10% के अंदर प्रीमियम में चलेगा। उसके बाद सर ये ATC की कहानी है। हाँ सर। उसमें कैटेगरी ए की कहानी है। हाँ सर। कैटेगरी ए में सर क्या मेरे बच्चे भी कवर्ड होते हैं? हाँ सर। इंडिविजुअल वाइफ और स्पाउस मतलब और बच्चे भी कवर्ड है सर। सर वहां बच्चे लिखा था, मैरिड, अनमैरिड, डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट, ये सब नहीं लिखा है। ये सब ना छोटी छोटी बातें हैं। मैं ना सोच रहा हूँ डिडक्शन का बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है, बहुत सारे पॉइंट को लेके कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। तो मैं उसका सोच रहा था कुछ अच्छा मतलब ट्रिकी पॉइंट या वन लाइनर नोट या कुछ ऐसा बना दूं इससे स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। सोच रहा हूँ मैं बनाने की। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो सर इसकी आप आराम से ATC में डिडक्शन ले सकते हैं सर। ठीक है। नेक्स्ट, he paid 45,000 by check towards health insurance policy covering himself, his spouse and children. मिल जाएगा सर, पर 80D में मिलता है सर, पर वो भी 25,000 सर, क्योंकि आपकी एज देखो ना सर, 60 से ऊपर होती तो दे देता 45,000 सर। आगे बढ़ते हैं। Mr. Ayush withdraw 1.5 crore in cash from 3 current account maintained by him with SBI. ओ भाई, ये क्यों दे रहा है पता है आपको? सर ये आपसे सेक्शन 194N सोचवा रहा है TDS का, जिसमें हमने ये बोला था सर कि अगर कोई पर्सन रिटर्न टाइम पे डालता हो तो 194N ये बोलता है सर कि अगर वो बैंक अकाउंट से 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ कर रहा है तो जितना एक्सेस विड्रॉ कर रहा है उसमें 2% TDS है। तो नो विड्रॉल ड्यूरिंग द, देयर इज नो अदर विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर, ही रेगुलरली फाइल्स हिज रिटर्न, रिटर्न फाइल टाइम पे करता है। तो सर 50 लाख इसका 2% सर, ये हमारा TDS आ गया 194N का सर। नेट टैक्स लाइबिलिटी निकालने के काम आएगा सर। ठीक है, मैं आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, ये शीट ही प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आंसर्स भी रहेगा सर। ठीक, समझ आया कैसे हुआ? अब मैंने आपको जितना एक्सप्लेन किया एक बार आप इसको लिख के सॉल्व करना, गारंटीड आंसर आ जाएगा। और फिर भी कोई पॉइंट पे डाउट हो तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन रहो, वहां पूछ लेना सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट 4th वाला क्वेश्चन देखते चलो। चलो 4th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ो। देखो, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी एज पर द मोस्ट बेनिफिशियल टैक्सेशन स्कीम। ओ भाई, मोस्ट बेनिफिशियल बोला मतलब नॉर्मल प्रोविजन 115 BAC सब आ जाएगा पिक्चर में। चलो देखते हैं। मिस फरा, एज 40 years, इज एन एडवोकेट टैक्सेशन, एडवोकेट है जो टैक्सेशन में काम करती है। शी गिव्स हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन एक्रूवल बेसिस। सर ये जो कैश और एक्रूवल देता है इससे कोई फर्क पड़ता है? हाँ भाई, फालतू पागल है क्या वो जो देगा, काम आता है सर। नीचे पॉइंट एडजस्टमेंट मैं आपको बताऊंगा सर, जो एक्सपेंस होता है ना उसके ट्रीटमेंट में डिफरेंस आ जाता है सर कैश और एक्रूवल के लिए। हर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 इज एज फॉलोस। देखो क्या क्या दिया हुआ है सर, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। चलो पहले इस साइड देख लेते हैं सर, क्रेडिट फिर डेबिट। पहले क्रेडिट साइड देखते हैं सर। सबसे पहला दिया हुआ है, अच्छा चालू तो हम कहाँ से करेंगे याद है? अब तो सीख गए, नेट प्रॉफिट से चालू करते हैं हम। तो पहले PGEP की इनकम फिर नेट प्रॉफिट लिखेंगे, उसके बाद चालू। डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, सर कहाँ लेके जाएंगे? IUS में लेके जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, सर ये एग्जेम्प्ट होता है। सर ये हम कहाँ पढ़े? सर IUS चैप्टर में सीखे हैं सर, IUS चैप्टर में सीखे, सेक्शन 10 के एग्जामिशन के लिस्ट पढ़े, वहां पर ये पढ़े हैं सर। ठीक है, और अभी जब आप इसको एग्जाम करेंगे तो क्या करेंगे? पहले तो PGEP से हटाएंगे 25,000, फिर IUS में जाके लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट, सॉरी डिपॉजिट सर्टिफिकेट अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, उसके बाद आगे लिखेंगे सर एग्जाम्प्ट, है ना। शॉर्टकट अप्लाई मत कर देना कि एग्जाम्प्ट है तो लिखते ही नहीं। IUS में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई इनकम एग्जाम्प्ट है तो लिखते ही नहीं। अरे भाया, ट्रांजेक्शन लिखना होता है उसके आगे लिखना होता है एग्जाम्प्ट, नहीं लिखेगा तो एग्जामिनर को कैसे पता भाई?
एग्जामिनर सोचेगा वो ट्रांजेक्शन स्टूडेंट एक जगह किया ट्रीट, दूसरी जगह भूल ही गया। ऐसा नहीं करना। ये सब चीजें ही सिखाया मैंने आपको ऊपर लिख के। हुनैरियम सर ये तो आईयूएस में जाता है सर। रेंट रिसीव्ड सर आईएचपी में लेके जाएंगे सर। स्टाफ सैलरी से दिक्कत नहीं है, रेंट से दिक्कत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस से दिक्कत नहीं है, इंसेंटिव टू ऑफिस स्टाफ चलेगा, मीटिंग सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस से दिक्कत नहीं है, परचेज ऑफ कार नहीं चलेगा सर, ये कैपिटल नेचर का खर्चा है सर, इस पे आप डेप्रिसिएशन ले लेना सर। ठीक है। रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ कार चलेगा सर, ट्रेवलिंग एक्सपेंस चलेगा, म्युनिसिपल टैक्स यहां नहीं आएगा सर, कहां लेके जाएंगे इसको, आईयूएस में, और नेट प्रॉफिट तो हमारी जान है सर। चलो अदर इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्लूड 50,000 पेड टू अ टैक्स कंसल्टेंट इन कैश फॉर असिस्टिंग फॉर इन वन ऑफ द प्रोफेशनल असाइनमेंट। सर सेक्शन 40A3 पिक्चर में आ गया, जिसने बोला भैया आप 10,000 से ज्यादा कैश कैसे पेमेंट किए, हम आपको ये खर्चा क्या करेंगे, डिसअलाउ कर देंगे। आई बात समझ। नेक्स्ट the traveling expense include expenditure incurred on foreign professional tour of rupees 50,000 which was within the RBI norms। सर फॉरेन प्रोफेशनल टूर है, पर्सनल मस्ती घूमने के लिए तो नहीं गया, मिल जाएगा खर्चा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट, मिस फरा पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नॉट डिपेंडेंट ऑन हर ऑनलाइन अमाउंटेड टू ₹47,000। एक मिनट, सबको याद है यार, ये तो ATD, उसमें कोई नई बात नहीं है। अब मैं जब एग्जाम में पढ़ता हूँ ना, तो मैं दो टाइप से इसका ट्रीटमेंट करता हूँ। मैं ना इसके बाजू लिख लेता हूँ कि भैया 115 BAC में ये नहीं आएगा, याद है ना, हम 115 BAC के हिसाब से भी बनाएंगे, नॉर्मल के हिसाब से भी बनाएंगे। इसका फायदा ये होता है सर, गलती नहीं होती है, हमें पता होता है 115 BAC में क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। इससे क्या होता है, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो एज पर नॉर्मल प्रोविजन बना लिए, फिर हमें याद होता है सर 115 BAC के हिसाब से हमने ऊपर लिख के रखा है कि क्या क्या चीजें नहीं आएगी, मिटा देना बाद में यार, पर ये बहुत कन्वीनियंट होगा आपके लिए। ठीक है। तो अब अगला ट्रिकी पॉइंट, सर सीनियर सिटीजन है, पेरेंट्स है, बट डिपेंडेंट नहीं है। सर वहां पर डिपेंडेंट बच्चा देखा जाता है, पेरेंट्स का डिपेंडेंस नहीं देखा जाता। 90% ऑफ द स्टूडेंट यही मिस्टेक करके आएंगे कि सर क्या पेरेंट्स को भी डिपेंडेंट देखेंगे, नहीं रे भैया, बच्चे का डिपेंडेंसी देखा जाता है, पेरेंट्स का नहीं। तो 47,000 और 8,500 बाय कैश दोनों मिला के आप कितना क्लेम कर सकते हो, मैक्सिमम 50,000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द कार इज फॉर द पीरियड 1/10/2025 टू 39/2026। इसी पॉइंट का तो वेट कर रहा था सर, क्यों, एक्रूअल बेसिस बोला ना, एक्रूअल बेसिस मतलब, ध्यान से सुनो, मैंने कार का जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है वो पूरे साल का पे कर दिया, और पूरा साल मतलब मेरा ये वाला साल तो कब तक चलेगा, 31 मार्च 26 तक, उसके बाद भी अगले साल के 6 महीने का मैंने पे कर दिया। सर मैं बुक्स एक्रूअल बेसिस में बना रहा हूँ, एक्रूवल बेसिस में मतलब सर ये जो 6 मंथ्स है सिर्फ यही क्लेम कर सकता हूँ, ये जो 6 मंथ्स है ये नेक्स्ट ईयर आएगा सर। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन, सर मान लो अगर यही यही क्वेश्चन अगर कैश बेसिस में होता तो आप क्या करते, तब तो मैं पूरा खर्चा ही ले लेता, तब फिर ऐसे 6-6 महीने बांटने की बात नहीं आती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऊपर जो रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा है ना सर, ये आप आधा ही ले पाओगे, पूरा नहीं ले पाओगे। समझ आई बात। आगे देखो, शी हैज पेड 1 लाख टुवर्ड्स एडवांस टैक्स। ये तो आप टैक्स लाइबिलिटी निकालते टाइम, नेट टैक्स लाइबिलिटी निकालते टाइम एडवांस टैक्स माइनस कर लोगे। आई होप समझ आया होगा। आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर होना चाहिए कि कैसे बन रहा है क्वेश्चंस। ठीक है, आओ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। नीचे आओ सर, सबसे पहले क्या बोल रहा है, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर अमित अंडर नॉर्मल प्रोविजन। चलो ये सब मेरे क्वेश्चन बैंक में दिए हुए क्वेश्चन है, सब 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 पूरे एक एक क्वेश्चन बनवाया हूं मैं बैठा के स्टूडेंट्स को क्लास में बैठ कर क्वेश्चंस। इसीलिए तो 48 क्वेश्चंस करते हैं, मास्टरी हो जाती है सर क्वेश्चंस में। चलो देखो,
Mr. Amit, age 45 year, a resident Indian, has provided the following information for the previous year ended 31st March 2026. He received a royalty of 2,88,000 from abroad for a book authored by him in the nature of artistic. The rate of royalty is 18%. आहा, हम सीख क्या है सर रॉयल्टी के केस में? हमें सर 2,88,000 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 15 सर, हम सीख क्या है? 15% ही तो होता है सर। तो 2,88,000 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 15, 2,40,000, ठीक है। और जिसमें एक्सपेंडिचर हुआ है इसका 40,000 का, और रेमिट कितना हुआ है सर? 2,30,000। तो ये किया तो मेरा 2,40,000 आ रहा है, पर सर मेरे को रेमिट कितना हुआ है सर? 2,30,000 सर। तो दोनों में विच एवर इज लोअर, जितना रेमिट हुआ है उससे ज्यादा तो आप नहीं ले सकते डिडक्शन। दो बातें इसकी, एक आप इसे आईयूएस में इनकम दिखाएंगे, तो आईयूएस में 2,88,000 इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे, ठीक है। और एक आप 80 QQB लेंगे सर, ठीक है। और QQB में कितना दिखाएंगे सर? 2,30,000 माइनस 40,000 का एक्सपेंस, मतलब 1,90,000 की डिडक्शन लेंगे। बहुत प्यारा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है सर, ठीक है। नेक्स्ट, ही ओन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश्ड इन एन SEZ। SEZ देखा, ठीक है, विच हैज कमेंस्ड द ऑपरेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ओ माय गॉड सर, 21-22 है सर। सर डिडक्शन ले पाऊंगा? नहीं सर, लास्ट तो 19-20 था, उसके बाद डिडक्शन मिलती ही कहाँ है? नहीं मिलेगी। तो सर कुछ नहीं करूं? नहीं नहीं, इसे पीजीबीपी में इनकम दिखाओ सर, पीजीबीपी में इनकम तो दिखाओगे ना सर, ठीक। नेक्स्ट, ही होल्ड 30% इक्विटी शेयर इन TSP लिमिटेड, an Indian company. Company allotted shares to shareholder on 1st October 2020. The paid up share capital of the company is 20 lakh divided into 2 lakh, which were issued at a premium of 30 rupees each. He sold all the shares on 30th April 2025 for 60 rupees. Mr. Amit has paid STT both at the time of acquisition and at the time of transfer of shares. ठीक है, तो ये तो आपसे कैपिटल गेन निकला रहा है, क्या दिक्कत है? देखो सर, इसके पास 30% शेयर है ना, तो इसके पास 2 लाख, इसको क्या हो गया 2 लाख, इसका 30% 60,000 शेयर है सर, और 30% एट द प्रीमियम ऑफ 30 रुपीज, मतलब 60,000 इंटू 40, और इसने बेचा कितने में सर? अच्छा, एक मस्त वाली बात आपको पता है इसमें, बहुत ही प्यारी बात है, जो आप लोग नोटिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, राम मालिक नहीं कर रहे हो के, आई डोंट थिंक सो आप कर रहे होगे, ठीक है। ये तो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी, इसका दिक्कत नहीं है। सेल कंसिडरेशन कितनी है सर? ऑल शेयर्स बेच दिया, 60,000 शेयर्स बेचा, इनटू कितने में बेचा सर? 60 रुपीज पर शेयर में बेच दिया, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सर, ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। एक स्टूडेंट का मेरे पास क्वेश्चन आया था इसी को लेके, जो मेरे को अभी भी याद है सर, वो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेके लड़ाई होती है इक्विटी शेयर के केस में कि 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदा बाद में बेचा, वो वाली लड़ाई यहाँ नहीं लड़ोगे मेरे भाया। क्यों लड़ू मैं बता। कंपनी ने शेयर कब अलॉट किया? 1 अक्टूबर 2020 को। अगर 31 जनवरी 2018 के पहले खरीदता और बाद में बेचता तो वो वाली लड़ाई लड़ लेता मैं। ये तो मैं खरीदा ही बाद में हूँ, बेचा ही बाद में हूँ, वो वाली लड़ाई क्यों होगी? कॉस्ट वाली, जहां पर स्टेप 1 स्टेप 2 करते थे। समझ आई बात? नेक्स्ट, रिसीव 30,000 एज सेविंग बैंक डिपॉजिट सर। अमित की एज 45 ईयर्स, सेविंग बैंक डिपॉजिट सर 80 TTA प्लस IOS की इनकम सर, डिडक्शन ले लेंगे ना 10,000। अगला, he occupies ground floor of his residential building and has let out first floor for the residential house at an annual rent of 2,88,000. म्युनिसिपल टैक्स 60,000 दिया है, बट आप इसके दो हिस्से करेंगे सर, 30K एंड 30K। सेल्फ ऑक्यूपाइड का नील और लेट आउट वाले में आप 30,000 क्लेम कर लेंगे सर, ठीक है। बाकी तो फिर आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके
क्या निकालना है, IHP की इनकम। He paid an insurance premium of 39,000 on life insurance policy of a son who is not dependent। कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा होना चाहिए, डिपेंडेंसी की बात ही नहीं है ATC में। एंड 48,000 ऑन द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ हिज डिपेंडेंट फादर। सर वहां पर मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा कवर्ड है, पेरेंट्स कवर्ड नहीं है, तो मैं अपने बच्चे का तो ATC में ले लूंगा सर, ठीक। ही पेड अ ट्यूशन फीस ऑफ 42,000 फॉर हिज 3 चिल्ड्रन। नहीं सर, 2 बच्चे का अलाउड है, आप ATC में 2 बच्चे का ले सकते हैं सर। आई होप समझ आया होगा। ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन और उसके पूरे ट्रीटमेंट समझाए। अब मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग अगर ट्राई करेंगे तो ये डेफिनेटली बन जाएगा, डेफिनेटली। ये मैंने आपको पूरे 5 क्वेश्चन समझाए हैं सर, पूरे 5 क्वेश्चन, पूरे 5 क्वेश्चन। अब मैं चाहता हूं सर कि 6th 7th और 8th 3 क्वेश्चन बचे हैं सर, 6th 7th और 8th, ये 3 क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई करिए सर। इन केस अगर आपसे नहीं बनेगा, फंसेंगे, कोई पॉइंट पे फंस जाएंगे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अच्छे क्वेश्चन है सर, अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं, मेरे हिसाब से तो स्टूडेंट को बनाना चाहिए सर, डेफिनेटली बनाना चाहिए। अगर आप नहीं बनाओगे तो आपका लॉस है। जैसे ये MSME वाला पॉइंट है, आई लव दिस पॉइंट, आई लव दिस पॉइंट, पर्सनली आई लव दिस पॉइंट, MSME वाला पॉइंट है। और कोई स्टूडेंट ये मत समझना सर कि जो बैचेस लिए हैं कि ये नए हैं, नहीं नहीं, ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको बैचेस में कराए, डोंट वरी अबाउट इट सर। जो क्वेश्चंस जो स्टूडेंट नहीं करते बैचेस में, जो स्टूडेंट मतलब कहीं आउटसाइड से किए हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए, वो स्टूडेंट को तो ये सब क्वेश्चंस डेफिनेटली करना चाहिए सर, डेफिनेटली वो स्टूडेंट छोड़ नहीं सकते ये सब क्वेश्चन सर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 6th 7th 8th ये 3 क्वेश्चन है जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी मैंने 5 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए सर टोटल इनकम के। ये शीट मैं आपको कहाँ प्रोवाइड कर दूंगा सर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और ड्राइव में डाल दूंगा सर मैं, ठीक है। तो आपको सब चीजें मिल जाएगी और इसके आंसर्स मैं आपको लिख के दे दूंगा, टैली कर लेना। कोई डाउट आएगा, दिक्कत आएगी, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, बहुत सारी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा, जो इतनी मेहनत नॉर्मली आप देखोगे तो आपको पता है मैं टोटल इनकम के ऑलरेडी 16 क्वेश्चन प्लस टॉप क्वेश्चंस में भी 10-12 क्वेश्चंस है, प्लस ये 5-6 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 20-25 क्वेश्चन टोटल इनकम के मैं डाल चुका हूँ। अगर कोई स्टूडेंट इतना ही प्रैक्टिस कर ले तो मोर देन सफिशिएंट है सर, बट इतना तो करना पड़ेगा सर, मैंने भी किया है आप लोगों के लिए इतना प्रैक्टिस, तो आपको भी करना चाहिए सर। आई होप बात समझ आई होगी। बहुत सारे लाइक करना, हाइप करना, ये कुछ नया है, हाइप करना, ठीक है, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक, और इस चैनल पे बने रहना। इस चैनल पे टेक्स्ट को लेके बहुत सारी चीजें सर, ठीक है, चलो, थैंक यू।